आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अखंडता। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय अखंडता क्या है। इसके पहले परिभाषा दी, 2 मार्क्स में आ सकता है ये। तो किसी राष्ट्र के नागरिकों के बीच एकता, अपनेपन, साझा पहचान की भावना से है, चाहे उनका धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति कुछ भी हो। यह देश की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता, आपसी सम्मान पर जोर देता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि इसके मुद्दे कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करते हैं। आप राष्ट्रीय अखंडता का मतलब समझते होंगे कि राष्ट्रीय अखंडता क्या होती है ना। समझ गए ना कि डिवीज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब बेसिस पे, धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, इन सब के बेस पे डिवीज़न नहीं होना चाहिए। इस अगर डिवीज़न होगा तो सामाजिक सद्भाव नहीं रहेगा, डिवीज़न नहीं होगा सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता, आपसी सम्मान, ये सब बना रहेगा। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करते हैं। सांप्रदायिकता प्रभावित करती है, क्षेत्रवाद प्रभावित करता है, जातिगत भेदभाव प्रभावित करता है, भाषाई संघर्ष प्रभावित करता है, आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित करता है। इसके साथ मीडिया का दुरुपयोग और फर्जी खबरें, सीमा विवाद, धार्मिक उग्रवाद, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक असमानताएं, ये सब क्या करती हैं, ये सब प्रभावित करती हैं राष्ट्रीय अखंडता को। अब एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखिए, सांप्रदायिकता क्या करेगी, धार्मिक संघर्ष, विभाजन पैदा करेगी और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालेगी। दूसरा, उग्रवाद, क्षेत्रीय गौरव अक्सर अलगाववादी मांगों को जन्म देता है, जिससे आंतरिक स्थिरता, अस्थिरता पैदा होगी। ठीक, क्षेत्रवाद आप समझ रहे हो ना, जैसे कि ये गोरखालैंड वाला आंदोलन हो गया, तेलंगाना आंदोलन हो गया, जैसे बोडोलैंड है, वो बोल रहे हैं कि हमें अपना अलग क्षेत्र बनाना है, इस टाइप से। जैसे जो बुंदेलखंड है, अगर नीड नहीं है तो इसको अलग करके क्यों बनाया जाए। मालवा कल को बोले कि हमें अपना अलग से बनाना है, हम क्योंकि हम विकसित हैं, और बघेलखंड बुंदेलखंड कम विकसित हैं, तो हमें इनसे अलग होना है क्योंकि हमारा सारा जो है ड्रेन वहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर जातिगत भेदभाव, जाति आधारित राजनीतियाँ, भेदभाव, हिंसा, ये सब राष्ट्रीयता में बाधा डालती हैं। जैसे भीमा कोरेगांव हिंसा, ठीक है, 2 जातियों के बीच में भेदभाव होना और फिर वो संघर्ष का रूप ले लेना, अगड़ा पिछड़ा ये सब चलना। भाषाई संघर्ष, भाषा के प्रभुत्व को लेकर विवाद एकीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन। फिर आतंकवाद और उग्रवाद, कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, नक्सलवाद, एकता, उग्रवाद और नक्सलवाद, ये सब क्या गंभीर खतरे। जैसे आपने देखा होगा, मणिपुर में देखा होगा, जब उरी अटैक के पहले मणिपुर में हिंसा हुई थी, ठीक है। फिर आपने उरी अटैक देखा, फिर आपने पुलवामा देखा, ये सब चीज़ें आतंकवाद हैं, ठीक है। अब यहाँ तो आतंकवाद था, लेकिन जैसे जो आपका छत्तीसगढ़ का इलाका है, नक्सलाइट इलाका है, जो बक्सर हो गया, बस्तर हो गया, फिर आपका जो क्या राजनांदगांव वाला क्षेत्र हो गया, और आपका और जो उससे तंडकारण वाले क्षेत्र में जो पूरा रेड कॉरिडोर बना, ये सब क्या है, ये सब नक्सलवाद है, जो कि क्या करता है, कमज़ोर करता है राष्ट्र के विकास को, राष्ट्रीय अखंडता को। फिर आपका इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, क्षेत्रों के बीच असमान विकास, निराशा, आक्रोश, पलायन, ये सब समस्या पैदा करता है, ठीक है। रूरल एरिया में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो अर्बन एरिया की ओर जाएंगे। फिर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, गठबंधन की राजनीति अक्सर राष्ट्रीय विकास और एकता में देरी करती हैं, ठीक। फिर धार्मिक उग्रवाद, कट्टरपंथी विचारधाराएं समाज को विभाजित करते हुए घृणास्पद भाषण और हिंसा को बढ़ावा देती हैं। फिर आप देखिए सीमा विवाद, पड़ोसी देशों जैसे भारत, चीन, भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष, असुरक्षा और तनाव को बढ़ावा देता है। फिर मीडिया का दुरुपयोग और फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ क्या करती हैं। लेट सपोज कोई पुराना वीडियो है जो बांग्लादेश में किसी मंदिर को तोड़ रहा है, उसको इंग्लिश, उसको मतलब उसको थोड़ा बहुत एडिट करके और उसको फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में चला दिया जाएगा, तो इंडिया में फिर उस चीज़ को लेकर के दंगे शुरू हो जाएंगे। जो सब फेक खबरें जो हैं, ये क्या करती हैं कि राष्ट्रीय अखंडता को तोड़ती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे राष्ट्रीय अखंडता जो है वो बनी रहे। तो एक बार हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे हम राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, तो जैसे सॉल्यूशन हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम सेकुलरिज्म और टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे। सेकुलरिज्म और टॉलरेंस को
प्रमोट करेंगे, ठीक है। सेकुलरिज्म मतलब भाई धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, प्रस्तावना में भी लिखा है, ठीक है। तो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, तो ऐसा कोई भी काम राष्ट्र नहीं करेगा कि किसी रिलीजन, ए रिलीजन को, बी रिलीजन को वो क्या कर रहा है, पनाह दे रहा है। तो सेकुलरिज्म को प्रमोट करेंगे, टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे। टॉलरेंस को प्रमोट करने से क्या होगा कि लेट सपोज ए रिलीजन के व्यक्ति ने कुछ बी रिलीजन के बारे में बोला, तो बी रिलीजन वाला अगर उसे लॉजिकल लेगा तो उसमें उसको रिफॉर्म करने के बारे में सोचना चाहिए। या वहीं बी रिलीजन वाले ने ए रिलीजन के बारे में बोला तो उसको भी लॉजिकल लेकर रिफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसमें मतलब उसको अपनी कमियों को दबाते हुए दूसरी कमियों को उजागर करना चाहिए। बिल्कुल अपनी कमियों को उजागर करना चाहिए और दूसरी कमियों को भी उजागर करना चाहिए, पर अगर कोई दूसरा आपकी कमी बता रहा है तो उसको रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अब ये यूटोपिया जैसी कंडीशन है, बट सॉल्यूशन तो यही है। फिर एजुकेशन का पावरफुल रोल हो सकता है, जैसे ऐसी शिक्षा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और भारत के संवैधानिक मूल्यों को समझाए, तो एजुकेशन एक की रोल कर सकता है, ठीक है। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई जैसे घर से ही स्टार्ट होगा ना, घर से ही स्टार्ट होगा, तो लेकिन जो माँ है, पिता है, वो पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे हों, ठीक है, सिर्फ किताबी पढ़े लिखे नहीं हो, तो वो जो दोस्त बनाएंगे, लेट सपोज एक घर में ये मदर फादर हुए, अब इनकी चाइल्ड है कोई, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, अब ये स्कूल गए, अभी स्कूल में गए तो इनकी किसी से भी दोस्ती हो सकती। अभी तक तो इनको ही नहीं बताया गया कि तुम ए रिलीजन वाले हो तो तुम ए रिलीजन वाले से दोस्ती करना, बी रिलीजन वाले से नहीं करना। अगर ये बताना शुरू कर दिया गया तो फिर उसके दिमाग में एक कैसेट शुरू हो जाएगी। सबको लगता है कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये बी रिलीजन वाला ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई आपको कन्वर्ट कराने नहीं आ रहा है, ना अपने रिलीजन में ना दूसरे रिलीजन में। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं देंगे तो वो उस रिलीजन के बारे में अच्छा सोचेंगे। फिर अगर हम ऐसे ही हम बोले कि ए कास्ट वाले से बात करना, बी कास्ट वाले से नहीं करना, ये शिक्षा देंगे तो उसके अंदर फिर कास्टिज्म पैदा कर देंगे। यहाँ पे हमने उसके अंदर कम्युनलिज्म पैदा कर दिया। ऐसे ही हम ये बोलेंगे कि इस रिलीजन वाले के साथ खाना खाना, इस रिलीजन वाले, इस कास्ट वाले के साथ खाना, इस कास्ट वाले के साथ नहीं खाना, यहाँ हमने उसके सामने छुआछूत पैदा कर दिया। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम। तो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, अच्छे वेल एजुकेटेड होंगे, अच्छे टाइप वाले, तो वो ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे, वो अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। इसके अलावा सबका विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट, जो रीजन पिछड़े हुए हैं उन पर फोकस करना चाहिए ताकि लोगों को अलगाव ना महसूस हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो रीजनलिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहिए। जब हम क्षेत्रीय संतुलन बनाएंगे तो हर रीजन का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। यूथ और सिविल सोसाइटी का रोल, जो यूथ है आज के समय में, मतलब ये जो कर रहा है, ठीक है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, वो कैसी चीज़ों को पढ़ रहा है, कैसी चीज़ों को अपनी आइडियोलॉजी बना रहा है, क्या, देखिए यंग होने में और ओल्ड होने में सिर्फ एज का अंतर नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर अगर आप यंग हैं एंड और आप लॉजिक का यूज़ नहीं करते हैं तो आप ओल्ड ही हैं, और कोई ओल्ड आदमी है जो लॉजिक का यूज़ करता है हर चीज़ के पीछे, तो यंग ही है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आपको ये समझना होगा कि जो यूथ हैं उनका बड़ा रोल हो सकता है। वो ये नहीं कि झंडा उठाए और लड़ने चले गए, है ना, इस तरीके की चीज़ों से आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो नहीं होगा। तो यूथ एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नौजवान और एनजीओ समाज में ब्रिजेस का काम कर सकते हैं, जाति, धर्म और भाषा के डिफरेंसेस को कम करते हैं। फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत है प्रोग्राम, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है कि मध्य प्रदेश का प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जाएगा। जैसे यहाँ का राई नाच यहाँ हुआ, यहाँ का कोई प्रोग्राम एमपी में हो गया, अरुणाचल प्रदेश का, तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे, बजाय इसके कि अरे उनके कल्चर में तो ऐसे नाचते हैं, वैसे नाचते हैं, अर्धनग्न होकर के नाचते हैं, अरे भाई इस तरह ये मोर पंख लगा के नाचते हैं, नहीं, बल्कि हम इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे कि वाह यार वहाँ पे इस तरीके से डांस होता है, हमें देखने जाना चाहिए, ठीक है। आप सैला नृत्य देखिए, कर्मा नृत्य देखिए, परधौनी देखिए, ऐसे ही जो असम का बिहू नृत्य हो गया या और रीजन्स में जो नृत्य होता है वो सब हम देखेंगे, वहाँ के सॉन्ग सुनेंगे। आप मतलब जम्मू कश्मीर में जो वो जो बलूचिस्तान नहीं, जो बाल्टिस्तान वाला रीजन है, जो पीओके वाला रीजन, अगर उस रीजन के आप सॉन्ग सुनिए, क्या प्यारे पंजाबी सॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इधर के सॉन्ग सुनेंगे, साउथ के सॉन्ग, कुछ सॉन्ग सुनेंगे, जैसे अब आप सिंपल से बताइए आप कितने साउथ के सिंगर उनका नाम जानते हैं, ठीक है। मैं के की बात नहीं कर रहा हूँ,
कितने हैं, जैसे आप सिड श्री राम को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, ठीक है, इक्का दुक्का लोग जानते होंगे, जो कि बहुत प्यारा सिंगर है, ठीक है। आप जैसे मणिरत्नम तो डायरेक्टर है, एसपी बालासुब्रमण्यम हो गया, उनको थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो आप कितना जान रहे हैं? आप पंजाबी सिंगरों में इनको अगर छोड़ दें, सिद्धू मूसेवाला, ढिल्लों वगैरह, तो आप कितने प्योर पंजाबी, जैसे सतिंदर सरताज है, इस टाइप के कितने ऐसे पंजाबी सिंगरों को जानते हैं। चमकीला मूवी नहीं आई होती तो हम सब चमकीला को भी नहीं जानते। तो इस तरीके से हम एक दूसरे, आपके प्लेलिस्ट में, अगर आपके प्लेलिस्ट में सिर्फ हिंदी गाने हैं तो आप सोचिए कि आप अभी कितने पिछड़े हैं। आप पंजाबी नहीं सुन रहे हैं, आप तेलुगु गाने नहीं सुन रहे हैं, आप तमिल गाने नहीं सुन रहे हैं, आप मलयालम गाने नहीं सुन रहे हैं, आप बंगाली गाने नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, आप उड़िया गाने नहीं सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ी गाने नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्लेलिस्ट को ग्रो करेंगे, देखेंगे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल से देखिए, आपने देखी कोई नॉर्थ की पिक्चर, बॉलीवुड की पिक्चर देखी, ठीक है, उसमें कोई बॉलीवुड का हीरो है। जैसे आप देखिए जवान आई थी, जवान एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जवान पिक्चर कितना बड़ा एग्जाम्पल है कल्चरल का, कल्चरल एक्सचेंज का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका मैं, लेकिन आप समझिए। ये आई जवान, ठीक है, इसमें बॉलीवुड से SRK, ठीक है, इसमें साउथ की नयनतारा एक्ट्रेस हो गई, ठीक। फिर इसमें मलयालम क्या लिया उसने, मलयालम उसने क्या लिया, उसने संजय दत्त को मलयालम बनाया, ठीक है, केरला का। उसने जो विलन बनाया, तमिल बनाया, विजय सेतुपति को, ठीक। फिर उसके बाद उसमें नाम देखिए, नयनतारा का नाम नर्मदा, ठीक है, SRK के जो केयर करती है उसका नाम कावेरी। समझ रहे हैं आप? तो पूरी जो पिक्चर है वो पूरी एकदम भरी हुई है किस चीज़ से, पूरे इंडिया को उसने समेट लिया इस चीज़ में, ठीक है। मतलब नदी से लेकर के नदियों को कवर कर लिया, नाम कवर कर लिया, इंडस्ट्री कवर कर ली, ठीक है, उसने मतलब हर एक चीज़, हर एक एरिया कवर कर लिया। तो और मुद्दे कवर कर लिए उसने, किसान के मुद्दे कवर कर लिए, डॉक्टर के मुद्दे कवर कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें क्यों नेशनल इंटीग्रिटी बना के रखनी चाहिए। फिर लॉ इन्फोर्समेंट, नफरत भरे भाषण, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। अगर कोई पॉलिटिशियन इस टाइप से भाषण दे रहा है, इस टाइप की चीज़ें कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक। तो नेशनल सिक्योरिटी क्या है? जैसा आप देखते होंगे कि नेशनल, कभी भी आप कोई ऐसी पिक्चर देखते होंगे जिसमें RNAW या IB या कोई भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो बोलते हो कि आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई ओनली केयर अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड। तो क्या है भाई ये? तो किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अर्थव्यवस्था, नागरिकों की बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा है, ठीक। मतलब क्षेत्रीय अखंडता, मतलब भाई सिंपल सी बात है, हमें अखंडता बना के रखनी है कि कोई हमारे देश को, जैसे चाइना जैसे हमारे देश, या फिर पाकिस्तान जैसे हमारे देश रिलीजन में हमको न बांट दें, ठीक है। हमारे यहाँ जो सॉवरेनिटी है वो हमारी गवर्नमेंट की बनी रहे, पार्लियामेंट की बनी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की बनी रहे, हम कोई और देश से हमें गवर्नर नहीं होना पड़े, हमारी इकोनॉमी पे कोई आघात नहीं पहुँचे कि हमारी RBI की वेबसाइट ही किसी ने हैक कर ली, या फिर इस तरीके की हरकतें हो जाएँ कि रैंसम देना पड़े। नागरिकों की बाहरी और आंतरिक खतरा सुरक्षा, बाहरी खतरा सुरक्षा जैसे कोई अरुणाचल प्रदेश है और अन्य देश है, वो हमला ना कर दे हमारे ऊपर, मतलब अरुणाचल प्रदेश में बाहरी देश कोई हमला ना कर दे। तो सैन्य आक्रमण, आतंकवाद, साइबर हमला, सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता, इन सबसे सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है इसमें। अब मुद्दे कौन कौन से हैं? तो सामाजिक मुद्दे, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा आती है आपकी, युवाओं का कट्टरपंथीकरण आता है, जाति संघर्ष आता है, अवैध प्रवास आता है, और नकली समाचार और प्रचार आता है, फेक न्यूज ये कहना चाह रहा है। सांप्रदायिक हिंसा कैसे? धार्मिक या जाति आधारित तनाव सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालता है। जैसे दिल्ली दंगे 2020, आपको याद होगा कि ट्रंप आया हुआ था, ट्रंप उस समय इंडिया आया हुआ था, जब उसने वे ऐसा बोलता है, वो विराट कोहली भी नहीं बोल पाता उस समय वाले में, तो उस समय दिल्ली में दंगे हुए थे, ठीक। तो धार्मिक या जाति आधारित तनाव सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालते हैं। इसके बाद युवाओं का कट्टरपंथीकरण, कमजोर समूहों को निशाना बनाने वाली चरमपंथी विचारधाराएं, ISIS या अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा भर्ती। जैसे आप देखिए, अगर आपने वो मूवी देखी होगी फैमिली मैन सीजन 2 देखा, फैमिली मैन देखा होगा, तो उसमें जो मूसा रहता है, वो मूसा कहाँ का रहता है? वो केरला का रहता है। तो ऐसे
केरल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहाँ जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं और वो अपने यहाँ इधर रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ मतलब उस वजह से कि उनको अपना नहीं समझा जा रहा है इस देश में, वो वहाँ जा कर के उन चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं और उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर के फिर अपने ही देश में क्या करते हैं, आघात पहुँचाते हैं। जाति फिर उसमें भी आपने देखा होगा कि एक बंदा रहता है फैमिली मैन सीजन 1 में स्टार्टिंग में, जो ऑफिस में वो लोग गेम खेलने का काम किया, मतलब गेम वाली कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो लोग फेसबुक पोस्ट इन सब के जरिए रिक्रूटमेंट करते हैं। फिर जाति संघर्ष, जाति समूहों के बीच तनाव अशांति पैदा करता है। जैसे मणिपुर में कुकी मैतेई संघर्ष, कितना बड़ा मतलब इसमें होगा, लेकिन अभी भी इस पर मीडिया कवरेज इस पर नहीं हुआ। अनियमित प्रवास संस्थानों पर दबाव डाल सकता है और सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकता है। अब रोहिंग्या शरणार्थी संकट हुआ, हो सकता है कि इस रोहिंग्या शरणार्थी संकट में जब कोई अपने भारत की सीमा में प्रवेश किया तो इनमें कोई ISI वाला बंदा भी आकर के घुस गया हो, कौन सी बड़ी बात है। फिर फेक न्यूज़ और प्रचार, सोशल मीडिया पर गलत सूचना हिंसा को भड़काती है और समाज को अस्थिर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें राजनीतिक मुद्दे, तो राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, आतंकवाद समर्थन नेटवर्क, पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता सुरक्षा जोखिम बढ़ाती। आज बांग्लादेश में जो इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, तो वो एक आपने देखा होगा, एक रील देखा होगा, उसमें क्या बोलता है, एक कोई सऊदी अरब का ही शायद रहता है, वो बोलता है कि मैंने ऐसे देश देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे देश देखे हैं मैंने, लगभग हर देश की आर्मी होती है, लेकिन इन्होंने बोला कि पाकिस्तान ऐसा एक देश है जिस आर्मी के पास देश है। ठीक है, मतलब देश के पास आर्मी तो सब क्या होती है, लेकिन आर्मी के पास देश है, वो पाकिस्तान है ऐसा जगह। जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह भारत को निशाना बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो ऐसा करेंगे, भारत में हमला करेंगे, फिर वहाँ की जनता खुश हो जाएगी, ऐसा हमको लगता है। लेकिन और उनका जो वोट बैंक, जो पिछड़े लोग हैं, जो मंदबुद्धि टाइप के हैं, वो सोचते हैं भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, अब इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। जबकि एक सेकंड रुकिए।